अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मुईद पीज़ादा इन वॉशिंगटन। अब से चंद घंटों में पाकिस्तान में 6 फरवरी 2024 के दिन का आगाज हो रहा है। इस दिन में बहुत सी पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी और इलेक्शन के हवाले से जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो 6 फरवरी और 7 फरवरी की दरमियानी रात को ख़त्म हो जाएगी। यूँ ये इलेक्शन एक्टिविटी का आखिरी दिन है। नॉट दैट कि इट रियली मैटर्स अ लॉट, इससे को बहुत फ़र्क नहीं पड़ता उस एनालिसिस को जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। सिर्फ जो असल चीज़ मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि वक्त आ गया है कि हम तमाम लोगों को ये याद करवाएं, स्पेशली जो नौजवान नस्ल है जिनकी उम्र 18 से 35 बरस के दरमियान है। वोट तो सभी का इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिनकी उम्र 18 से 35 बरस के दरमियान है और में भी 40 बरस के दरमियान है, उनका वोट इस इलेक्शन में गेम चेंजर होगा, डिसाइसिव होगा। क्यों होगा, उसकी अहमियत क्या है और कैसे एक ऐसा इलेक्शन जिसमें तमाम तर साजिश की गई है, जिसमें प्री प्लान्ड एक रिगिंग की गई है, प्री पोल रिगिंग की गई है, तमाम उसके फैसले पहले से हो चुके हैं रावलपिंडी के अंदर और रावलपिंडी और लाहौर के या कराची के दरमियान या लाड़काना के दरमियान हो चुके हैं। अभी भी अगर यूथ का, नौजवानों का बहुत ज़्यादा वोटर टर्नआउट होता है, 55%, 60%, उससे ज़्यादा होता है, 70% होता है, तो इनकी ये साजिश जो है वो नाकाम हो सकती है। मैं कुछ एदाद शुमार के जरिए और कुछ पॉलिटिकल साइंस की मदद से आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यही इस वीडियो का मकसद है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस इंपॉर्टेंट इशू की तरफ चलूं, कुछ जो डेवलपमेंट्स हैं उनका बहुत तेजी से मैं आपके सामने जिक्र कर दूं। एक डेवलपमेंट वो है जहां आप ये सुनेंगे कि आज के दिन में 6 फरवरी में पीएमएलएन में नवाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो कसूर में अपना एक पावर शो करेंगे, जलसा करेंगे और उसके बाद कसूर से वापस लाहौर पहुंचेंगे और वहां पर अपनी इलेक्शन कैंपेन को वो टर्मिनेट करेंगे। इससे पहले आप देख चुके हैं कि उनका गुजरावाला का जलसा, इवन जो मरी का जलसा तो उन्होंने किया एक सड़क के ऊपर, मेरा ख्याल जीपीओ के सामने। तो वहां पे अगर 1000 आदमी भी आ जाए तो बहुत बड़ा उसका एक इम्पैक्ट लगता है, तो उसको तो आप बिल्कुल नफी कर दें, उसको अनी सुनी कर दें, नजरअंदाज कर दें। लेकिन गुजरावाला जो पीएमएलएन का स्ट्रॉन्ग होल्ड है और बताया जाता है कि 2018 के इंतखाबात में जहां उन्होंने लाहौर के अंदर सीटें हारी थी, गुजरावाला की सारी सीटें 2018 में भी जब उनके खिलाफ एक टाइड थी, उन्होंने 2018 में भी गुजरावाला की सीटें जीत ली थी। वहां खुरम दस्तगीर साहब और उनके खानदान का बहुत असर रसूख है और भी लोग हैं। इसे गढ़ समझा जाता था। उस गढ़ के जिना स्टेडियम के अंदर आपने देखा कि कितनी यतीमी किसी सूरत हाल थी, जिसके ऊपर मैंने पूरा वीलॉग करके उसकी फुटेज और वीडियो मैंने आपको दिखाई थी। बहरहाल पीपीपी जो है वो अपना आखिरी जलसा लाड़काना में करेगी, जहां दोनों बाप बेटा मौजूद होंगे। आसिफ अली जरदारी साहब जो दोबारा से प्रेसिडेंट बनना चाह रहे हैं, बिलावल जरदारी जो अब दोबारा से फॉरेन मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं, वो दोनों वहां पे अपनी जो इंतखाबी मुहिम है उसका उसको खत्म करेंगे, उसका इख्तिताम करेंगे। अब एक सवाल फौरी तौर पर जहन में आता है कि ऐसे मौके में जब तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कैंपेन करने की कोई इजाज़त ही नहीं है, वो इलेक्शन कैंपेन कर ही नहीं पाए, जहां वो बेचारों ने रैली करनी चाहिए, जलसा जुलूस करना चाहा, वहां उन्हें इंतजामिया ने, डिप्टी कमिश्नर साहब बहादुर, ये डीपीओ ने बताया कि यहाँ तो दफ़ा 144 लगी है, यहाँ तो बड़ा खतरा है, ओ हो, आप यहाँ पे नहीं कर सकते। तो ये जो कैंपेन इन दोनों ने की है, पीएमएलएन पीपीपी ने, इससे कोई फर्क पड़ता है? नॉट रियली। असल में इससे ये सिर्फ और सिर्फ जो कैंपेन इन्होंने की है, ये सारे के सारे ऑप्टिक्स हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग बहुत पहले, क्योंकि जो सारी कैंपेन की जाती है उसमें आपने जहनों को मुतासर करना होता है, एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करनी होती है। और पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और जहनों की जो तरबियत हो रही है वो कुछ और वजूहात की वजह से हो रही है। जितना ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट ने क्रैकडाउन किया, जितना जुल्म किया, जितने केसेस बनाए, उसकी जितनी खबरें आई, उन तमाम चीज़ों से एक सियासी शऊर के अंदर इजाफा हुआ। तो इनकी जो कैंपेन है ये सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए है, ज़रा इब्लाग की हद तक ये दिखाने के लिए है। असल में इन दोनों की अपनी अपनी सेपरेट अरेंजमेंट्स हैं, आपस में भी इनकी अरेंजमेंट है, मैं उसका भी अब आपके सामने जिक्र करता हूँ। और इनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी एक अरेंजमेंट है कि इनको इस इलेक्शन में इनको क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है इनको। और जैसा मैंने आपको कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब दोबारा साजबाज करके प्रेसिडेंट बनना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि उनका बेटा जो है वो बिलावल जो है वो चीफ मिनिस्टर, वो फॉरेन मिनिस्टर बन जाए दोबारा। और बाकी सब कुछ क्या करना चाह रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब इसमें ऐसा है कि बिलावल ने पिछले 24 घंटे में उनका एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ है, जो उन्होंने अमेरिका का जो खबर रसा इदारा वॉइस ऑफ अमेरिका है उसको उन्होंने इंटरव्यू दिया। और इस इंटरव्यू में बिलावल ने ये कहा कि अगर नवाज शरीफ दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो मुझे फिर फॉरेन मिनिस्टर नहीं बनना है। डायरेक्ट हिट, यानी यहाँ पर एक पॉलिटिक्स चल रही है उनकी और उनके वालिद साहब आसिफ अली जरदारी की, जिसमें नवाज शरीफ के जो क्रेडेंशियल्स हैं या नवाज शरीफ की जो अपील है फॉर द इस्टेब्लिशमेंट, उसको बिलिटल करने की, कमजोर करने की कोशिश है। वो कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो मैं फिर कम से कम फॉरेन मिनिस्टर नहीं बनूंगा। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि मैं फॉरेन मिनिस्टर बनना चाहता हूं, मुझे फॉरेन मिनिस्टर बनना चाहिए, लेकिन मैं नवाज शरीफ का फॉरेन मिनिस्टर नहीं बनूंगा। पहले शहबाज शरीफ के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, इसका मतलब है कि वो बिलवास्ता तौर पर यहाँ पर शहबाज शरीफ की कैंडिडेचर को फॉर प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट कर रहे हैं। और इसकी मजीद इंफॉर्मेशन मैं आपसे
शेयर करूंगा। इस इंटरव्यू में उनसे ये सवाल भी पूछा गया कि आप किसी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करेंगे। उन्होंने कहा हमें किसी सियासी जमात से इत्तेहाद करने की जरूरत नहीं। ये बहुत ही बोंगा जवाब था और बेकार और बेतुका था, क्योंकि जब आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ इत्तेहाद किया हुआ है और आपका अरेंजमेंट हुआ है, तो किसी और बेचारी छोटी मोटी सियासी जमात के साथ आपको इत्तेहाद करने की भला क्या जरूरत है। सलमान अकरम रारा साहब जो लाहौर में गलबन यानी 128 से खड़े हैं, लाहौर के हल्के से, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनको मतलब मुसलसल उनको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि एक इंटरव्यू में सामा में आए जहाँ पे नजम सेठी साहब की जो अहलिया हैं उन्होंने उनका इंटरव्यू किया, जुगनू मोहसन ने। और वो जुगनू मोहसन के इंटरव्यू के बाद से मुसलसल सलमान अकरम राजा को टारगेट किया जा रहा है, और बड़ा बेजा टारगेट किया जा रहा है। और टारगेट पे जहां उसमें एक पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, उसमें एक मुनाफकत और हिपोक्रेसी इन्वॉल्व है, वहां उस टारगेटिंग के अंदर बहुत सी लाइल्मी और इग्नोरेंस भी इन्वॉल्व है। और इसके हवाले से मेरी कोशिश होगी कि मैं एक सेपरेट वीलॉग करूं इस पूरे इशू के ऊपर, कि सलमान अकरम राजा को जिस चीज़ के ऊपर टारगेट किया जा रहा है उसमें कैसे बहुत ज़्यादा लाइल्मी, इग्नोरेंस, बेवकूफ़ी जो है वो उसके अंदर शामिल है। और बहुत से फेमिनिस्ट जो अपने आप को लोग समझते हैं नहीं फेमिनिस्ट, जब आप एक कॉज आपका जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको फंडिंग हो कॉज के लिए, तो फिर आप कॉज आपका जेन्युइन नहीं रहता। कॉज वो कॉज ही नहीं होता जिसके लिए आपको फंडिंग मिल जाए, वो फिर वो फंडिंग इंपॉर्टेंट होती है, वो कॉज इतना इंपॉर्टेंट जो है वो नहीं रहता। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और उनके साथ पाकिस्तान की केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर जो हैं अनवारुल हक काकड़ साहब आज़ाद कश्मीर में थे 5 फरवरी को। कश्मीर डे के हवाले से, कश्मीर डे 1990 से पाकिस्तान में मनाया जाता है, और इस स्टेज पे जाके उन्होंने रीअफर्म किया अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस, कश्मीर का मसला। लेकिन असल हकीकत यह है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने कश्मीर के पूरे कॉज को पिछले 30-35 बरस में इतनी बुरी तरह से मिसमैनेज किया है कि आज उनके पास कोई ऑप्शंस जो हैं वो उस हवाले से एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब आए इस चीज़ के ऊपर कि वोट जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। माना हमने, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक फ्लॉड इलेक्शन है। ये इलेक्शन ही नहीं है, जैसे कि इमरान खान ने खदशे का इजहार किया था कि ये तो लगता है कि मदर ऑफ ऑल सिलेक्शंस है। और जिस तरह से इसमें May 9 का नाटक रचाया गया, सैकड़ों हजारों केसेस बनाए गए, तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप जो है, चेयरमैन जेल में, वाइस चेयरमैन जेल, प्रेसिडेंट जेल, सारी टॉप लीडरशिप, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, ये सब लोग जो हैं जेल में हैं। बाकियों को रुपोश होने पर मजबूर कर दिया गया, कुछ को धक्का मार के मजबूर किया, दूसरी जमातों में उनको शामिल कर दिया, को कोई इलेक्शन कैंपेन रन नहीं करने दी। इलेक्शन से सिर्फ हफ्ता पहले इमरान खान के खिलाफ 3 किस्म की सजाएं जो हैं उनको सुना दी गई। साइफर के केस के अंदर, तोशा खाने के केस के अंदर 10 साल, 14 साल, फिर 7 साल, इद्दत के केस में उनको बदनाम करने के लिए, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए। तो जाहिर है कि ये एक टोटली प्री पोल्ड इसमें रिगिंग हो चुकी है, इसमें ये एक मैनेज्ड शो है। और ये इसको इलेक्शन आप नहीं कह सकते, ये टोटली तौर पे मैनेज सिलेक्शन यहाँ पे हो रही है, मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन सी। लेकिन इसके बावजूद इसकी बड़ी अहमियत है। ये इस पूरी जंग में, जो जंग आज़ादी है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है पाकिस्तानी लोगों की, उसके दरमियान ये आखिरी मार्का नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है, बड़ा इंपॉर्टेंट मार्का है। और इसमें जब लोग जोक तो जोक निकलेंगे, और अगर इसमें 60-70% वोटर टर्नआउट होता है, जो हुआ नहीं कभी पहले, बिकॉज 51% वोटर टर्नआउट था 2018 के अंदर, 50 कहते हैं 52-53% वोटर टर्नओवर था 2013 के अंदर। वैसे उसमें तो मुझे लगता है पानी मिलाया गया था बहुत ज़्यादा, बहरहाल। और जनरली वोटर टर्नओवर जो है वो 40 और 50% के दरमियान में ही रहता है, 40, 41, 42% रहता है। लेकिन इस इलेक्शन के अंदर अगर वोटर टर्नओवर ज़्यादा होगा, तो ये जो साजिश है प्री पोल रिगिंग की, जो पूरा एक कंट्रोल एक्सरसाइज किया गया है डायनामिक्स के ऊपर, इसको अभी भी शिकस्त दी जा सकती है। वोटर टर्नआउट एक गेम चेंजर होगा, जैसे मैं कुछ आदाद शुमार से आपको अभी एक्सप्लेन भी करता हूँ। मैं आपको कामरान खान साहब का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट भी यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। अगर मैं शेयर कर सकूँ, लेट मी सी कि इसको शेयर कर सकता हूँ। ये मेरा ख्याल है उनका ट्वीट है। ये हो गया शेयर। ये जो ट्वीट है ये अंग्रेजी में है, इसको मैं दिखा इसलिए रहा हूँ कि अगर आप इसको पढ़ना चाहें, और अगर आपने इसको ना पढ़ा हो तो आप इसको जरूर पढ़ लें। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को एतराज़ भी है, तहरीक इंसाफ के लोगों को। वे समझते हैं कि कामरान खान साहब ने बुनियादी तौर पर यहाँ पर एक तरह की लॉबिंग की है इस्टेब्लिशमेंट के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ के ऊपर, या PMLN के बिहाफ के ऊपर। उन्होंने एक लॉबिंग की है, उन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश की है, उन्होंने एक मिस इन्फॉर्मेशन करने की कोशिश की है, फैसिलिटेट किया है उन्होंने एक साजिश को। मैं नहीं समझता कि कामरान खान ने ऐसा कुछ भी किया है। मैं समझता हूँ कि कामरान खान ने एक यहाँ पे अपना एनालिसिस दिया है, जो बहुत सी इनसाइड इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करता है। और उन्होंने इसमें चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, और उन्होंने बड़ी कॉशियस इसके अंदर लैंग्वेज जो है इस्तेमाल की है। और कामरान खान यहाँ पर बेसिक तौर पे कह रहे हैं कि, अब मैं आपको इसको बंद भी कर देता हूँ, स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कामरान खान साहब ने यहाँ पे क्या कहा है। कामरान खान साहब ने कहा है कि ये जो इलेक्शन हो रहा है, ये मैं अपनी जुबान में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उनकी अंग्रेजी की तो आप ट्वीट जाके देख सकते हैं, लेकिन जो मैं उसकी आज़ादाना तशरीह कर रहा हूँ
उन्होंने कहा कि ये एक टोटली मैनेज्ड किस्म का इलेक्शन है, तमाम कराइन और तमाम जो इसके बारे में खुशबू है और तमाम जो फैक्ट्स अब तक के उससे पता चलता है कि टोटली मैनेज इलेक्शन है, जिसमें अभी तक कुछ सेटबैक्स के बावजूद तमाम इसमें कोशिश, इरादा और डिटर्मिनेशन ये है कि इस इलेक्शन में नवाज शरीफ की जमात PMLN को इलेक्शन में जिताया जाएगा। अब जो चीज़ इसमें रह गई है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन होगा और पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन होगा, ये तीन चीज़ें डिसाइड होने को रह गई हैं। अदरवाइज बाकी मामला जो हैं वो यहाँ पे तय हैं। लेकिन उसके बाद वो ये एडमिट करते हैं कि चूंकि PMLN को यहाँ पे थोड़ा सा एतराज है कि उन्होंने इस तरह से इसको लिखा है जैसे कि PMLN को कोई नेचुरल ऑर्गेनिक कुदरती तौर पे मेजोरिटी मिलनी थी। लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि PMLN, अब ये बात इंक्रीजिंगली विजिबल होती चली जा रही है कि PMLN के पास पॉपुलैरिटी नहीं है और उसको कोई मेजोरिटी या सिंपल मेजोरिटी वगैरह नहीं मिल सकेगी, इसलिए नवाज शरीफ साहब के ऊपर दबाव भी है। नवाज शरीफ साहब गालिबन अब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहेंगे इतनी कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में, और वो प्राइम मिनिस्टर अपने भाई शहबाज शरीफ ही को बनाएंगे। मैं एक से ज्यादा वीलॉग में कह चुका हूं, मुझे बड़े टॉप बिजनेसमैन ने बताया कि शहबाज शरीफ ही अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर, सारा कुरा और उनके सर पे ही बैठेगा हुमा। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ से ज्यादा ताबेदार, इताअत शुआर, ऑब्सीक्वस और कमजोर शख्स जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को मिल नहीं सकता। ये मैंने कोई कई हफ्ते पहले मैंने आपको ये बात बताई थी। बड़े टॉप पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो सिस्टम की बड़ी इनसाइड है, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ही को सारा हुमा जो है वो शहबाज शरीफ के सर के ऊपर आके बैठेगा। लेकिन अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि डन डील है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश नहीं करेंगे, बिकॉज उनको वोट नहीं मिलेगा, उनको सिंपल मेजोरिटी नहीं होगी, तो शहबाज शरीफ साहब को यहाँ पे बनाया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि उनका जो विड्रॉल है इन फेवर ऑफ शहबाज शरीफ, इसमें एक और भी स्ट्रेटेजिक इसकी इंप्लीकेशन है, ये स्ट्रेटेजिक डील इनकी है विद इन द फैमिली और विद द इस्टेब्लिशमेंट। वो ये चाहेंगे, उनका ये प्लान है कि उनकी साहिबजादी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो है वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन उन्होंने कहा कि ये डन डील इसलिए नहीं है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो है उनको बहुत से क्वार्टर्स में, उन्होंने लिखा नहीं इस्टेब्लिशमेंट लिखा, हम समझ सकते हैं कि इशारा उनका पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। वो ये कह रहे हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की रेपुटेशन और उनका जो इंप्रेशन है, इमेज है, वो इस्टेब्लिशमेंट में अच्छा नहीं। अब ये हकीकत है कि 2013 से लेकर 2022 तक कोई 9 बरस मरियम नवाज साहिबा ने हर किस्म की गैर जिम्मेदाराना सख्त चीज़ जो है और पूरी उन्होंने कैंपेन रन की पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। तो जाहिर है कि उनके खिलाफ खासे अभी भी वहां पे रॉ फीलिंग्स पाई जाती हैं, और नवाज शरीफ साहब की कोशिश है कि वो उन रॉ फीलिंग्स को ठंडा किया जाए, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, और फिर जो अगले इलेक्शन होने हैं 2029 में, 5 बरस के बाद, उसमें वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो पाकिस्तान के लिए। ये हनूज दिल्ली दूरस, बट नवाज शरीफ साहब की ये इस वक्त जो है वो थिंकिंग है। साथ ही उन्होंने ये बताया कि बिलावल को आसिफ अली जरदारी दो तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो जाहिर है कि आसिफ अली जरदारी समझते हैं कि बिलावल को फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए, और दूसरा ये कि वो बिलावल को इस्तेमाल कर रहे हैं नवाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेचर को अंडरमाइन करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा। और जो वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ उनकी स्टेटमेंट मैंने आपको शुरू में सुनाई कि वो कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे तो मैं फिर फॉरेन मिनिस्टर नहीं बनूंगा, इन अदर वर्ड्स मैं बनना चाहता हूँ लेकिन फिर मैं नहीं बनूंगा। और यूं वो दिखा रहे हैं कि नवाज शरीफ शरीफ जरदारी कंसेंसस के दरमियान में नवाज शरीफ एक कंसेंसस कैंडिडेट नहीं हो सकते फॉर द इस्टेब्लिशमेंट। इन अदर वर्ड्स शहबाज शरीफ हमारे कंसेंसस कैंडिडेट हो सकते हैं। ये है पॉलिटिक्स, ये वो मैकियावेलियन पॉलिटिक्स है जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूं और मैं जिसके बारे में महसूस करता हूं कि इमरान खान ने जो प्रिंसिपल बेस्ड पॉलिटिक्स की है, वो इस मैकियावेलियन पॉलिटिक्स को उन्होंने टच नहीं किया, उन्होंने इसको एक्सरसाइज नहीं किया, उन्होंने इसको सीखा नहीं है, उनकी शख्सियत में भी ये नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा बहस जो है वो कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जरदारी साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के जरिए, अपने राब्तों के जरिए और शहबाज शरीफ के जरिए अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो दोबारा पाकिस्तान के सेकंड टाइम पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो हैं वो बन सकें। लेकिन आखिर में वो एक पैराग्राफ लिखते हैं कामरान खान साहब, उसको समझने की जरूरत है। वो कहते हैं कि ये सारे के सारे प्लान्स जो हैं ये बना दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन ये कंटिंजेंट है ऑन द फाइनल आउटकम। और जबकि ये प्लान तो सारे बड़े कंक्रीट बना दिए गए हैं, पूरी प्लानिंग है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी ये उम्मीद करते हैं कि इनमें गलतियां भी, इन यानी प्लान्स के अंदर ह्यूमन फ्लॉज हैं, ह्यूमन लिमिटेशंस हैं प्लान की, इनकी कामयाब एक्सरसाइज में, जिसे आप कहते हैं हनूज दिल्ली दूरस। और ये है कि अगर जो टर्नओवर होता है यूथ का या लोगों का, वो किस तरह से होता है, उसके बाद वो जो कैंडिडेट्स अगर आज़ाद जीतते हैं वो कितनी देर तक ये खड़े रहते हैं इमरान खान के साथ और तहरीक इंसाफ के साथ, इन तमाम चीज़ों से आउटकम जो है वो डिटरमिन होगा इस इलेक्शन का। अब मैंने आपको एक सिनारियो जो है साजिश का, मैकियावेलियन पॉलिटिक्स का, वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। अब वो क्या डायनामिक्स हैं जिसकी बुनियाद पे मैं ये कहता हूँ कि जो यूथ का जो वोट है, जो नौजवान का वोट है, जिसकी उम्र 18 से 35 बरस के दरमियान है, ये जो लोग 40 बरस तक के हैं वो भी इसमें मैटर करते हैं, उनका, यानी वैसे तो हर वोट मैटर करता है, वैसे तो एक 60 साल के 70 साल के शख्स का वोट भी मैटर करता है, लेकिन ये जो वोटिंग सेगमेंट है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त बताया जाता है कि टोटल हमारा जो वोटर है इस इलेक्शन के अंदर वो 128 मिलियन, यानी 12 करोड़ 80 लाख के करीब टोटल रजिस्टर्ड वोटर है इस इलेक्शन के लिए, जिसमें से जो यूथ का सेगमेंट है
18 से 35 बरस के दरमियान का, वो 57 मिलियन है। यानी 5 करोड़ 70 लाख टोटल, 12 करोड़ अगर 12 करोड़ 80 लाख टोटल रजिस्टर्ड वोटर है, उसमें से 5 करोड़ 70 लाख वोटर, 57 मिलियन वोटर जो है, वो 18 से 35 की एज रेंज में आता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 35 से 40 की जो एज रेंज है, उसके अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में वोटर होंगे, बिकॉज जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है पॉपुलेशन डेंसिटी में कमी आती चली जाएगी। तो जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होगी। जो अभी आपके सामने फिगर आ गया कि वो बहुत ज्यादा है, बिटवीन 18 टू 35, लेकिन इसी तरह से वो 35 40 और 40 45 के दरम्यान में भी एज डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू पीपल ओवर द एज ऑफ 50 एंड 60। अच्छा, यही वुलनेबिलिटी है पीएमएलएन की और पीपीपी की, बिकॉज उनका वोटर निस्बतन जो है वो ज्यादा उम्र का है, वो पुराना है, उसको पुरानी यादें हैं कि जब नवाज शरीफ साहब शेर हुआ करते थे, या नवाज शरीफ साहब ने जनरल वहीद काकड़ को या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करके दिखाया था, और नवाज शरीफ साहब ने कहा था मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। तो वो तो बात थी अर्ली 90s की, उस बात को 30 बरस जो है वो गुजर चुके हैं। तो जो उनका पुराना वोटर है जिसके ऊपर 50 बरस 65 बरस में, वो उस बड़ी लेस डेंसिटी में वहां पाया जाता है जहां वोटर ही ज्यादा नहीं है उस एज रेंज में, और ज्यादा वोटर इस एज में पाया जाता है जहां तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को बहुत ज्यादा सपोर्ट हासिल है। 57 मिलियन नौजवान वोटर का मतलब बिटवीन द एज ऑफ 18 टू 35 का मतलब यह है कि 47%, 47% से ज्यादा वोटर जो है वो इस रेंज में आता है। और अकॉर्डिंग टू वॉइस ऑफ अमेरिका का सर्वे, वैसे तो वॉइस ऑफ अमेरिका गन भी बहुत कर रहा है, उन्होंने एक डील भी की है, उनकी वेबसाइट बंद थी पाकिस्तान में, वो उन्होंने खुलवा ली है, एक डील की है, वो बहुत से सर्वे बड़े इंटरेस्टिंग निकाल रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए। लेकिन उनका एक सर्वे जिसको पाकिस्तान के अखबारात ने कोट किया है, वो सर्वे ये कहता है कि 70% जो रजिस्टर्ड वोटर है वो कह रहा है कि वो इलेक्शन के दिन वोट डालने के लिए आएगा, निकलेगा। अगर ये 70% होता है, ये 75% हो जाता है, तो ये बड़ी खुशाइन बात होगी। लेकिन इनको आपने, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन आप सब जहां जहां अपनी कैपेसिटी में है, आपने अपने आप को भी परसुएट करना है, अपने अजीज व अकारब को भी आपने परसुएट करना है, आपके जो और दोस्त हैं उनको आपने परसुएट करना है, जिसको भी आपने वोट डालना है, लोगों को परसुएट करें कि वोट डालने के लिए आए, पोलिंग स्टेशन में पहुंचे, वहां खड़े रहें। कोशिश करें कि जब तक इंतखाबी अमल खत्म नहीं होता, और वहां से, जिस तरह कि मेजर आदिल राजा बार बार ट्वीट करके कह रहे हैं, वहां से फॉर्म 45 लेके निकले पोलिंग स्टेशन से, क्योंकि पोलिंग स्टेशन 90,000 से ज्यादा है, और इतनी ज्यादा मारपीट वो कर नहीं सकते, वो कंट्रोल कर नहीं सकते, उनके पास इतनी पुलिस है नहीं है। तो अगर आप वहां खड़े रहेंगे, आप वहां पे हाजिरी देंगे, वहां पे आपका एक, आप मॉनिटर करेंगे उसको, आपकी एक निगरानी हो रही होगी, आपकी एक प्रेजेंस हो रही होगी, तो ये फिर उस इलेक्शन को, जो ये साजिश इन्होंने बनाई हुई है, वो इनके लिए उसको इम्प्लीमेंट करना और अमली जामा पहनाना जो है वो कोई इतना आसान नहीं होगा। ज़हन में रखिए कि 2018 के इंतखाब के बाद, जिसमें इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे, 23.5 मिलियन, यानी 2 करोड़ 30 लाख 50 हजार नए वोटर जो हैं वो रजिस्टर हुए हैं। और इस वक्त औरतों की जो शरह है वो तकरीबन 46% है, यानी 59.3 मिलियन औरतें जो हैं, इस इलेक्शन में 128 मिलियन में से औरतें हैं, और 54% वोटर जो है वो आदमी। दो एक और फैक्ट इसमें, स्टेटिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 के इंतखाबात के अंदर जो मार्जिनल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा थी। 87 मार्जिनल कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी थी जहां बहुत कम वोटर के फर्क से फैसला हुआ, यानी 87 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो वोट का डिफरेंस था वो 1,000 वोट से कम था जीतने वाले का, यानी जीतने वाला जो जीता है 87 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, 87 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर, वो, इफ आई एम सेइंग उर्दू राइट, 87 कहते हैं, 86 87, तो वो जो है उसका 1,000 वोट से कम का फर्क था। और ज्यादातर जो मार्जिनल सीट्स हैं, इनकी जो मेजोरिटी है परसेंटेज, वो पंजाब के अंदर पाई जाती है। इसमें वंस अगेन इट मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट कि पंजाब की कितनी सिग्निफिकेंस है, सबसे ज्यादा वोटर भी जो है वो पंजाब में। अब मैं आपको एक दो और इसे कहते हैं ट्वीट्स भी शेयर करके दिखाना चाहता हूँ कि कैसे ताहिर सादिक साहब, जो अटक में हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया कि मैं 9 महीने खड़ा रहा, मैं जो कुछ कर सकता था मैंने हिम्मत की, अभी आप लोगों के ऊपर है कि आप निकलें और वोट डालें। मैं आपको याद करवाऊंगा कि अनवर मकसूद साहब ने चंद दिन पहले एक वीडियो की थी, जो एयरवाई के ट्विटर हैंडल पे मैंने देखी थी, जब उन्होंने ये कहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस इलेक्शन जो है फरवरी का, इसको देखने के लिए मैं जिंदा हूं, मुझे अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, शायद उनका मतलब कहने का था जिंदगी से। और उन्होंने एक वहां पे रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग घरों में नहीं बैठें, आप लोग बाहर निकलें। और साथ ही उन्होंने अपना यूजुअल सैटिरिकल पन भी किया, उन्होंने कहा घरों में तो 76 ईयर से, यानी 76 बरस से तो घरों में बैठे ही हैं, तो 8 फरवरी को घरों से बाहर निकलें। इसी तरह इफ़त सोमरो साहब की एक साहिबा की एक वीडियो, जो NA 155 में लोधरा सेकंड से, लोधरा 2 से, लोधरा सेकंड से खड़ी हैं, लोधरा के हल्के से, मेरा ख्याल जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ, वहां पे जो भी बंदा खड़ा होता है जहांगीर खान तरीन साहब के खिलाफ, वो गुम हो जाता है, फिर वो सरेंडर कर देता है, अपने आप को विड्रॉ कर लेता है। ये बड़ी अफसोस की बात है। दिस रिफ्लेक्ट्स वेरी पुअरली
और जहांगीर खान तरीन, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी हैं, कभी तहरीक इंसाफ में थे, इमरान खान का उनको बाएं बाजू समझा जाता था, उन्होंने पूरी तहरीक इंसाफ को खड़ा करने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की। इमरान खान ने भी उनके साथ बहुत ज़्यादा गलतियां की, लेकिन ये चीज़ कि आज और फिर उन्होंने एक लोधरा का बाई इलेक्शन जो है 2014-15 में, 15 में मेरा ख्याल है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट करके इंटेलिजेंटली उन्होंने जीता था। आज वो ठीक है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परमिशन दी, लेकिन ये जो उनके ऊपर अब रेपुटेशन बन गई है कि उनके मुखालिफिन उठा लिए जा रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती बिठाया जा रहा है, और शायद भाई लोग चाहते हैं कि हर सूरत में जहांगीर खान तरीन को नेशनल असेंबली में पहुंचना चाहिए। अंडरस्टैंडेबल है कि डील होगी, लेकिन इट रिफ्लेक्ट्स वेरी पुअरली ऑन जहांगीर खान तरीन। तो बहरहाल उन्होंने इफ़त सोमरो ने एक वीडियो की है जिसमें उन्होंने कहा है कि, और उस वीडियो के बाद वो गुम हो गई, अगवा हो गई। उन्होंने वीडियो की, उन्होंने कहा मुझे बहुत महसूस हो रहा है कि खतरा है, और अगर आपको मेरे बारे में कोई गलत खबर मिले, अफसोसनाक खबर मिले, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, और आपने 8 फरवरी को बाहर निकल के आपने वोट जो है वो डालना है। अब मैं आपको ये ट्वीट्स जो हैं, मैं दोबारा, मुझे शेयर करने दीजिए स्क्रीन, मैं आपको ये ट्वीट्स दिखाता हूँ। सबसे पहले वही ट्वीट है, इसको मैं बंद कर दूं, कामरान खान साहब की ट्वीट को। ये एक ट्वीट वैसे आप जरूर देखें, ये ट्वीट कोई गोंदल साहब हैं जिन्होंने ये ट्वीट किया है, जिसके अंदर छोटी सी वीडियो लगी है, और इसके ऊपर लिखा है कि आपने ऐसे मनाजर फिल्मों में तो देखे होंगे, लेकिन ये तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की असल कैंपेन है। अगर आप लोग 8 फरवरी को निकल कर वोट ना करें तो ये किस कदर ना इंसाफी होगी। बेसिकली ये आपको वीडियो शो करती है कि जहां मरियम नवाज साहबा और बिलावल और नवाज साहब तो बड़े बड़े जलसे करने की कोशिश कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ कैसे बर्फानी इलाकों के अंदर, नॉर्दर्न एरियाज के अंदर ऑन फुट डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है। उसके बाद मैं आपको ताहिर सादिक साहब का दिखा दूं। मेजर ताहिर सादिक साहब का है कि मैं जो कुर्बानी दे सकता था, जितना सब्र कर सकता था, जितनी मुश्किलात का सामना कर सकता था, मैंने इन 9 महीनों में तन तनहा किया है। अटक वालों, अब आपकी बारी है, 8 फरवरी को निकलो, वोट दो खान के लिए, वोट दो पाकिस्तान के लिए। उसके अलावा मेरा ख्याल है कि मेरे पास एक और भी ट्वीट है, मेरा ख्याल है मेरे पास नहीं है। स्टॉप शेयरिंग में यहाँ पे करता हूँ। मैं आपको एक्चुअली पंजोथा साहब का मैं ट्वीट आपको दिखाना चाहता था, नईम हैदर पंजोथा का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने उसको यहाँ सेव नहीं किया हुआ दिखाने के लिए, जिसमें उन्होंने वो तमाम स्टेप्स बताए हैं जो पोलिंग एजेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि पोलिंग एजेंट को उस दिन क्या करना चाहिए। अब मैं आऊँ इसके ऊपर कि वोटर टर्नओवर जो है, इसकी इंतहाई सिग्निफिकेंस जो है वो क्या है। स्टेटिस्टिक्स मैंने आपको दे दिए कि वोटर टर्नआउट की इंपॉर्टेंस क्या है। पहली तो बात ये समझें कि जो कुछ भी किया गया है गुज़िश्ता कई महीनों, कई हफ्तों में, खासकर गुज़िश्ता चंद दिनों में, वो आपको, जो नौजवान तहरीक इंसाफ के वोटर हैं, आपको मायूस करने के लिए, डीमोरलाइज करने के लिए, डिसअपॉइंट करने के लिए, डिसइंटरेस्टेड करने के लिए, आपके जहन में ये बात डालने के लिए कि ये इलेक्शन पहले से हमने मैनेज कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, इमरान खान का, तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल नहीं है, बल्ला छीन लेना, और हम किसी सूरत आपको नहीं आने देंगे पावर में। और ये एहसास पैदा करने के लिए, डेस्पोंडेंसी जिसको भाई लोग कहते हैं, वो पैदा करने के लिए तमाम चीज़ें जो हैं वो की गई हैं, ताकि आप लोग अपने घरों से ना निकलें। आप कहें कि घर से बाहर निकलने का कोई फ़ायदा नहीं है, वोट डालने का क्या फ़ायदा है, मैं जाऊँगा वहाँ वायलेंस हो जाएगी। लेकिन वहाँ इतने खतरात होंगे नहीं, क्योंकि उनके पास इतना मसल और इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि 90,000 पोलिंग स्टेशन को वो मैनेज कर सकें, या वहाँ पे कोई बहुत बड़ा वो ड्रामा कर सकें। तो आप ज़रा इसकी शेयर नंबर और स्टेटिस्टिक को देखें। तो और आपको जो उनका गोल भी यही है कि आपको इतना, यानी मायूस कर दिया जाए कि आप ना आए। तो इसलिए उनकी साजिश उनकी साजिश ही है कि आपको मायूस कर दिया जाए। उनकी साजिश को नाकाम बनाने का जो पहला प्रिंसिपल है कि आपने मायूस नहीं होना, और आपने इस चीज़ को समझना है कि वो क्यों आपको मायूस करना चाहते हैं, वो क्यों चाहते हैं कि आप ना आए। बिकॉज अगर आप लोग बहुत बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन पे पहुंचते हैं, तो उस डायनामिक को, और उस स्टेटिस्टिक को, और उस वोट के नंबर को कंट्रोल करना, उसको इग्नोर कर देना जो है, वो उनके बस में नहीं होगा। इसीलिए वो चाहते हैं कि आप डिसअपॉइंट होकर ना निकलें। अब मैं आपको 3 चीज़ें बताऊं कि जहां इसके आपके वोटर टर्नआउट का, जाहिर है कि इलेक्शन के दिन इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि जो उन्होंने साजिश या प्लान्स बना रखे हैं उसको आप फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं, नाकाम बना सकते हैं। लेकिन वोटर टर्नआउट जो है, वो साजिश कुछ भी करे, इसकी पोस्ट इलेक्शन सिनारियो के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसको मैं चंद लम्हों में मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। और इंटरनेशनल जो रिस्पॉन्स आएगा इस इलेक्शन में, अभी आप ऑलरेडी देखें कि दुनिया की जितनी मेजर पब्लिकेशंस हैं, वो ऑलरेडी, उनके ट्विटर हैंडल देखें दुनिया के इन्फ्लुएंशियल लोगों में, वो ऑलरेडी, उनको ये एहसास हो चुका है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हो रहा है ये मैसिवली रिग्ड है, ये एक नाजायज़ इलेक्शन है। टाइम मैगजीन, जो अमेरिका का बहुत ही इन्फ्लुएंशियल
नॉर्मल पर्सन, जो ऑर्डिनरी लोगों के पढ़ने का मैगजीन है, उसने ऑलरेडी अपना एक आर्टिकल इसमें निकाला है कि ये इतना ब्रेजनली रिग्ड इलेक्शन है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका इस पर खामोश जो है वो क्यों है। तो एक जो इंटरनेशनल रिस्पॉन्स बिल्डअप होगा उसका भी आपके वोटर टर्नआउट से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स है। जब आपका वोटर टर्नआउट होगा, आप पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े रहेंगे, वहाँ पे एक धूम धड़ाका होगा, वहाँ पे एक शोर होगा, वहाँ पे एक बात हो रही होगी, म्यूजिक हो रही होगी। अच्छा, फिर वहाँ से अगर आप इमेजेस जनरेट करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने कोई ऐसा नर्व सेंटर, कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया होगा कहीं ना कहीं, जहाँ वो तमाम लोग अक्रॉस द कंट्री अपने इमेजेस को भेज सकेंगे कि मैं ये देखा हूँ, इस किस्म की इरेगुलरिटी हो रही है, और उसको मसलसल डॉक्यूमेंट कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ स्मॉल वीडियो क्लिप्स। और वो वीडियो क्लिप्स जो है वो फिर शेयर हो सकते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज के साथ, जैसे कि एजेंसी फ्रांस AFP है, जैसे कि रॉयटर्स है, जैसे कि ब्लूमबर्ग है, जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स है, जैसे कि BBC है, डूशे वेले है, वॉइस ऑफ अमेरिका है। जितना ज़्यादा आप उनको स्टॉर्म कर सकते हैं, और वही फुटेज सब्सिक्वेंटली, चूंकि पाकिस्तान के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक अभी कांग्रेस की अमेरिका में हेयरिंग भी होने वाली है, यही फुटेज जो आप इकट्ठी करेंगे तहरीक इंसाफ के लिए, ये बाद में उस कांग्रेशनल हेयरिंग के अंदर डॉक्यूमेंट होगी और दुनिया इसके ऊपर फैसला करेगा। अच्छा, अब इस सारी चीज का क्या फैसला? आप सोचते हैं कि शायद इलेक्शन हो जाएगा, ये अपनी साजिश कर लेंगे और जरदारी साहब प्रेसिडेंट बनने की कोशिश करेंगे और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये मैंने कहा, ये आखिरी मार्का नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल है। इस इलेक्शन के बाद इस चीज का भी फैसला होना है, और आपका वोटर टर्नआउट इसका फैसला करेगा कि अभी तक तो एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल प्लस चल रहा है पाकिस्तान में, जिसमें हजारों लोगों को कैद किया हुआ है, अदालतें डिस्फंक्शनल हैं, मीडिया और सहाफत को दबा दिया गया है, लोगों को डरा दिया गया है। लेकिन 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जो नई हुकूमत आएगी, क्या वो इस मार्शल प्लस को चला सकेगी? मेरा ख्याल है उसके लिए चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जितना ज्यादा मोबिलाइजेशन होगी 8 फरवरी को, उतना ही ज्यादा जो है आप रोल प्ले करेंगे इमरान खान की रिहाई में। जो लोग गिरफ्तार हैं सैकड़ों हजारों, उनकी रिहाई के अंदर, अदालतों को जान डालने के लिए, अदालतों को जो सप्रेस कर दिया गया है, उनको कमजोर कर दिया गया है, उनको डिस्फंक्शनल कर दिया गया है, उनको अदालतों में भी आप जान डालेंगे, और आप इसे कहते हैं मीडिया में जान डालेंगे। सबसे भड़के पाकिस्तान की फौज, जिसको कंट्रोल कर लिया गया है बाहर से, ये बहुत, इसको समझाना बहुत मुश्किल है कि कैसे बिकॉज ऑफ सर्टन ऑर्गेनाइजेशनल फ्लॉज इन द स्ट्रक्चर, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी ऑटोनॉमी, अपनी ही सॉवरेनिटी, मुल्क की सॉवरेनिटी क्या बचानी थी, बेचारों की अपनी ही सॉवरेनिटी जो है वो बाहर से काबू हो गई है। वो जितना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग रोबस्ट स्टैंड होगा, आप अपनी फौज को भी दुश्मन के कंट्रोल और नरगे से बाहर निकाल सकेंगे। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।